से का फर्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्या दी गई है 306 और 657 का एचसीएफ 9 को और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक हमारा सूत्र होता है, दो संख्याओं का यदि गुणा किया जाए, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्या प्रश्न में दी गई है 306 और 657, इनका गुणा करना है। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ इनका 9 है, इंटू एलसीएम हमको ज्ञात करना है। यहाँ से 9 का पक्षांतरण करेंगे, 306 गुणा 657 गुणा में है, बटे में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एलसीएम बचेगा। 9 का भाग देंगे 306 में, 34 बार चला जाएगा, 34 का गुणा 657 से कर लेना है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 22,338। ये आंसर रहेगा इसमें। इसी का सेकंड है, संख्या दी गई 1260 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 1260 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 की 12, 2 तिया 6, 0 की, फिर से 2 का भाग, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब ये 3 से भाग चला जाएगा इसमें, 3 एक कम 3, 3 पंजा 15, फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजा 15, यहाँ से 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 का 1। तो 1260 के हमारे गुणनखंड हो गए। 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लगा दिया, गुणा 3 2 बार आया है, 3 की घात 2 गुणा 5 और 7 एक बार। तीसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक 4 और 1 है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। दोनों शून्यक 4 और 1 है, यानी अल्फा का मान इसमें 4 हो जाएगा और बीटा का मान इसमें 1 हो जाएगा। और बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बराबर में 0 ले लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान 4 है, प्लस बीटा, बीटा का मान 1 है, गुणा में एक्स है, प्लस फिर से अल्फा, अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान 1। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 5x और 4 इंटू 1 4 बराबर में आ जाएगा 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चौथा प्रश्न है हमारा, दो समीकरण दिए गए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। दोनों में जो रेखाएं आएंगी उनकी प्रकृति बतानी है। तो रेखाओं की प्रकृति का पता हमें लगता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इनका मान निकाल के हमें रेखाओं की प्रकृति का पता लगता है। तो यहाँ से पहले समीकरण से a1 b1, y के आगे b1 का मान 1 होगा, c1, इसी प्रकार a2 b2 और c2 के मान होंगे। और a1 बटे a2 2 बटे 4 हो जाएगा, काट सकते हैं, 1 बटे 2 बनेगा। इसी प्रकार b1 बटे b2 1 बटे माइनस 2, यानी कि 1 बटे माइनस 2 ही रहेगा। c1 बटे c2 माइनस का 6 बटे माइनस 4, तो इसमें काटेंगे, ये माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों मान इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवें प्रश्न में दिया गया है 3 7 11 15 का कौन सा पद 499। तो समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी को एपी से लिखा जाता है। एपी है 3 7 11 15। तो इस एपी के अंदर प्रथम पद ए का मान 3 होगा,
बी का मान सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाव करेंगे, 7 में से 3 घटाव किया, 4 आ गया। और कौन सा पद मान लिया, एनवा पद 499। एनवा पद होता है एन का मान, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 499। एन हटाएंगे, एन के लिए एन का सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 499। ए का मान लिखेंगे, सर्वप्रथम ए आया है, ए का मान 3 है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 4 है, बराबर में दिया गया 499। यहाँ से 3 को हटा देते हैं, पक्षांतरण करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 499 माइनस का हो जाएगा 3, तो एन माइनस 1 बराबर 499 में से 3 के 496। यहाँ एन माइनस 1 के गुणा में है 4, इधर बटे में आएगा, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, माइनस 1 को हटाएंगे, प्लस 1 बन जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 125। तीसरे का छठा प्रश्न है हमारा। छठे प्रश्न में दिया हुआ है बिंदु Q जिसके निर्देशांक 0 है कि बिंदु P और R का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर दिया गया है बिंदु Q है जो P और R का मध्य बिंदु है। एक पॉइंट ले लिया हमने P, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा Q। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे P और Q को, P और Q रेखाखंड बन गया। इसका मध्य बिंदु Q है, तो यार दिया हुआ है P और R का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ पर P के मान दिए हुए हैं 5 और -4, R के मान x और 6 और Q के मान है 0 और 1। यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए हुए हैं P और R, P और R को मिलाने से रेखाखंड बनता है। जिन बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है उनके मान x1, y1, x2, y2 होते हैं, और जो बिंदु रेखाखंड को काटता है उसके मान x और y के मान होते हैं। यहाँ पर हमको x2 का मान निकालना है, तो Q P और R का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, Q P R का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी Q के निर्देशांक निकालने का सूत्र लगाएंगे, Q के निर्देशांक दो सूत्र होते हैं, एक x का मान निकालने का, एक y का मान निकालने का। यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना, तो x वाला सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। अब यहाँ पर मान देखेंगे x का मान 0 दिया हुआ है, यहाँ पर x के लिए 0 कर दिया, इज इक्वल टू x1 का मान 5 है, प्लस x2 का मान x है, बटे में 2 है। तो बटे में 1 लगा के वज्र गुणा करेंगे, 1 का इंटू 5 प्लस x से होगा 5 प्लस x इज इक्वल टू 0 का गुणा 2 से किया 0 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा इसमें -5, x का मान -5 होगा, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, कोट थीटा इक्वल टू 12/5। यहाँ से कोट थीटा का मान दिया गया है, कोट थीटा बराबर दिया गया है 12/5। साइन थीटा का मान निकालें, तो सबसे पहले लाल बटे कक्का से कोट थीटा चौथे नंबर पर आता है, कोट थीटा को हटा देंगे, इसके लिए इसका सूत्र आ जाएगा। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, बराबर में दिया गया 12/5। यदि हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दी गई हैं, यहाँ पर कोण ले लिया थीटा, नाम कुछ भी लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ से आधार का मान हो गया 12, लंब का मान हो गया 5। इसकी भुजा कर्ण नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र लगाएंगे। कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण भुजा AC है, ऐसे लिख सकते हैं, बटे में लंब है हमारा, लंब के सामने 5 आया, 5 का स्क्वायर प्लस आधार के सामने 12 है, 12 का स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया 25, 12 का स्क्वायर किया 144। तो AC इज इक्वल टू दोनों का जोड़ किया 169, स्क्वायर को उठाया रूट में, इसका मान हो गया 13। तो भुजा कर्ण आगे 13 की मान निकालना है हमको साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें 5 है और कर्ण इसमें 13, तो हमारा आंसर आएगा 5/13। 8वां प्रश्न है हमारा। 8वें प्रश्न में दिया गया है यदि बिंदु ए से, एक बिंदु लिया गया ए से O केंद्र का वृत्त है, मान लीजिए O केंद्र का वृत्त है, तो एक बिंदु लिया गया है यहाँ पर ए। बिंदु ए से O केंद्र वाले वृत्त, किसी वृत्त पर AB व AC दो स्पर्श रेखा, तो यहाँ से AB और AC ये दो स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि कोण BOC 140 डिग्री का है, तो कोण B से O और O से C, यहाँ पर ये कोण दिया गया जो 140 डिग्री का। तो एक वृत्त दिया गया है, वृत्त मान लिया वृत्त है COR, और COR में दिया हुआ है, COR में AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं, AB व AC स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं तथा BO और CO त्रिज्याएं होंगी, BO व CO त्रिज्याएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, प्रेम 10.1 से। यहाँ पर कोण ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। इसी प्रकार कोण ACO इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। और यहाँ पर एक दिया हुआ है कोण, ये हो गए प्रेम 10.1 से, प्रेम 10.1 से। और एक मान प्रश्न में दिया हुआ है कोण BOC, कोण BOC 140 डिग्री का है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। हमें कोण BAC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, ABOC एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, 90 + 90 180। तो बाकी ये दो कोण बचे, इनका योग भी 180 डिग्री हुआ। तो पहला कोण BAC, कोण BAC प्लस दूसरा कोण BOC, कोण BOC, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ से कोण BAC का मान ज्ञात करना है, कोण BAC प्लस कोण BOC का मान यहाँ पर दिया हुआ है 140 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिया 140 डिग्री बराबर में है 180 डिग्री। यहाँ से कोण BAC का मान निकालेंगे, कोण BAC बराबर आ जाएगा 180 माइनस, यहाँ से प्लस का है 140, माइनस का हो जाएगा 140। तो कोण BAC बराबर आ जाएगा 40 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, त्रिज्या को R से लिखा जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी यानी R का मान 14 सेमी है। उसके बाद चाप की लंबाई दी गई है 22 सेमी, तो चाप की लंबाई को L से भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख देंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई L से लिखा जाता है, चाप की लंबाई को, ये दिया हुआ है 22 सेमी। कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या है, तो केंद्र पर कोण बनेगा वो ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का सूत्र याद होना चाहिए। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 180 पाई इंटू R, बराबर में दिया हुआ इसके 22 सेमी। थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा को छोड़ देंगे, थीटा की जगह थीटा ही आएगा, बटे में 180 है, पाई का मान ले लेते हैं 22/7 होता है, त्रिज्या ले लेते हैं, R का मान 14, बराबर में 22 दिया हुआ है, 7 का भाग 14 में देंगे
2 बार चला जाएगा, 2 का भाग 180 में दे देते हैं, ये 90 बार हो गया। यहाँ से फिर ये 2 से कट रहे हैं दोनों संख्याएं, 2 का भाग इसमें 11 बार, इसमें 45 बार। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 11/45 इंटू में थीटा है और बराबर 22। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 22, 45 बटे में है गुणा में आ जाएगा और 11 ऊपर है बटे में आ जाएगा। तो 11 का भाग देंगे इसमें 2 बार और 45 गुणा 2 होता है 90। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न दिया गया त्रिज्या 18 सेमी है, त्रिज्या r का मान होता है r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। केंद्र पर कोण है, ये जो केंद्र पर कोण बना हुआ है ये 42 डिग्री का है, कोण को थीटा से लिखा जाता है, 42 डिग्री है। त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। अब त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड में देखो 2 तो त्रिज्या आ रही, एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, 2 त्रिज्या है प्लस एक ये इसको बोला जाता है चाप, चाप की लंबाई और इसमें 2 त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा, चारों ओर की दूरी आ जाएगी। तो इसमें चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 180 पाई आर गुणा में प्लस 2 इंटू त्रिज्या। मान लिखेंगे, थीटा का मान 42 डिग्री है, बटे में 180 है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 18 है, प्लस 2 गुणा आर का मान 18। यहाँ से 18 का भाग सीधे चला जाएगा 180 में 10 बार, यहाँ इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 का भाग इसमें दिया 21 बार, 21 गुणा 42, इसमें 2 का भाग 5 बार, 7 का भाग चला जाएगा 21 में 3 बार, तो 22 इंटू 3 हो गई, 22 इंटू 3 66 बटे में 5 है और प्लस में दिया गया है 36, 18 इंटू 2 करेंगे 36 हो गया। 66 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 16 हो गए, 5 3 15, 1 बचा, फिर से 2 हो गए, पॉइंट लगाया 10 बन गए, 5 दूना 10 प्लस में 36 और 13.2 को जोड़ेंगे तो 49.2 सेमी, ये हमारा आंसर हो गया। 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में बताया गया इसमें 5 7 9 4 3 x + 2 का समांतर माध्य 6 है। इन आंकड़ों का समांतर माध्य दिया हुआ है 6 है, x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र याद होना चाहिए, समांतर माध्य या माध्य की बात होती है, समांतर माध्य इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में होता है राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो यहाँ से समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है 6, समांतर माध्य हट जाएगा, इसकी जगह लिख देंगे 6 इज इक्वल टू राशियों का योग, सभी राशियों का जोड़ कर देना है। पहले 5 है प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 बटे में ये राशि कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 राशि है तो बटे में 6 आएगा। तो यहाँ पर हो जाए 6 इज इक्वल टू 7 और 5 को जोड़ के 12 9 21 4 23 21 4 25 और 2 27, 27 प्लस x और बटे में 6 है, यहाँ नीचे 1 लगा लेंगे, वज्र गुणा करेंगे, 1 का गुणा 27 प्लस x से 27 प्लस x और 6 इंटू 6 करेंगे 36 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 27, तो x का मान इसमें रहेगा 9, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 9। तीसरे का लास्ट प्रश्न है हमारा, तीसरे का 12वां प्रश्न। इसमें माध्यक ज्ञात करना है, एक टेबल दी हुई है। तो माध्यक के लिए सबसे पहले जब भी माध्यक में टेबल दी होती है तो पहला काम होता है हमारा संचयी बारंबारताओं को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारताएं ज्ञात करेंगे। तो संचयी बारंबारता यानी CF होगा, CF का पहला मान जो f का मान है वही होता है, उसके बाद तिरछा जोड़ कर देते हैं 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 6 24। तो ये बारंबारताओं का योगफल ये सबसे लास्ट में आता है, इसको n से लिखा जाता है, n का मान
24 हो गया। यहाँ से हम सबसे पहले n/2 का मान निकालेंगे। n/2, n का मान 24, तो 2 लगाएंगे भाग में तो 12 बन जाएगा। अब 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी इसमें। 12 से ठीक बड़ा मान 18 है, और 12 से ठीक बड़ा मान 13 है। 13 के ठीक सामने वाले जो आंकड़ों की संख्या होती है, जो x के मान होते हैं, ये हमारा इसमें माध्यक हो जाएगा। यहाँ पर 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF 13 है, और 13 के सामने जो आंकड़ों की संख्या है पहले नंबर पर, वो हमारा माध्यक होगा। 13 के सामने क्या आया है पहले नंबर पर? 13 के सामने है हमारा 5, तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 5।